गुड इवनिंग क्लास। कैसे हैं आप सब? मैं ऋषिकेश आप सभी का एक बार फिर से एड्यू श्लोका के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं तो बिल्कुल आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि सबसे पहले जो वीडियोस हैं जो बीपीएड और एमपीएड और बीपीएस के स्टूडेंट हैं उन तक सबसे पहले हमारे वीडियोस पहुंच जाएं। तो आज का जो लेक्चर है स्पेसिफिकली जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो बीपीईएस के हमारे जो स्टूडेंट हैं, बीपीएस फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं, ये आज का जो ये वीडियो है ये उन्हीं के लिए होने वाला है। तो आज का जो ये लेक्चर है स्पेसिफिकली बीपीएस फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए तो है ही है, साथ में इस सब्जेक्ट को मैं इस लेक्चर में कवर कराऊंगा, वो होगा हमारा एनाटॉमी। क्या होगा जी? एनाटॉमी। इस सब्जेक्ट को आप लोगों को मेरा प्रयास रहेगा कि इस पूरे वीडियो में 2-3 वीडियो जितने वीडियो लगे उसमें बीपीएस फर्स्ट सेमेस्टर की जो एनाटॉमी दी हुई है मैं उसको कवर कराऊं। उससे पहले मैं आप लोगों को सिलेबस पढ़ के बता देता हूं एक बार क्या सिलेबस है एनाटॉमी फिजियोलॉजी का आपके फर्स्ट सेमेस्टर में। सबसे पहले आप लोगों को दिया हुआ है मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ एनाटॉमी, डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी, टाइप्स ऑफ एनाटॉमी, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी फॉर द स्टूडेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, उसके बाद में फंक्शन ऑफ सेल, डेफिनेशन ऑफ टिश्यू, क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू और अंत में दिया हुआ है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ टिश्यू। ठीक है जी, तो बिल्कुल बता देंगे इस चीज को। बहुत ही फर्स्ट यूनिट का जो सिलेबस है, बेसिकली फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट कराने का सबसे पहले मेरा प्रयास होगा। तो फर्स्ट यूनिट का जो सिलेबस मुझे यहाँ दिख रहा है, इतना ज़्यादा कुछ बहुत हार्ड सिलेबस नहीं है, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। हाँ, यूनिट थर्ड और जो फोर्थ है वो सिलेबस मानता हूँ बड़ा है, पर यूनिट फर्स्ट का सिलेबस बहुत ज़्यादा छोटा सिलेबस है, तो इसको बिल्कुल 2 या 3 वीडियो मैक्स टू मैक्स लगेंगे 40-45 मिनट के। उसमें यूनिट 1 को पूरी तरीके से कंप्लीट और डिटेल तरीके से आप लोगों को कवर करा दूंगा। चलिए भैया शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा हमारा स्वागत है बीपीएस के जो स्टूडेंट है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले मैं। तो यहाँ देखो, एनाटॉमी फिजियोलॉजी को कवर कराएंगे इसमें आप लोगों के लिए। सबसे पहला एनाटॉमी। एनाटॉमी हिंदी इंग्लिश दोनों में क्या बोलेंगे जी? एनाटॉमी। अब मैं आपसे पूछूं कि आप लोग मुझे ये बताओ कि सर एनाटॉमी का मतलब क्या होता है। तो आप लोग बोलोगे सर आप किस लिए हो, आप ये वीडियो क्यों बना रहे हो, पढ़ाने का काम तो आपका है। बिल्कुल जी। मुझे एक सवाल का जवाब दो। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि दुनिया भर के जितने कैलकुलेशंस होते हैं, सारे कैलकुलेशंस की स्टडी क्या कहलाती है? तो आप बोलोगे सर मैथमेटिक्स कहलाती है। दुनिया में सारे कैलकुलेशंस की स्टडी हम किस में करते हैं बच्चों? मैथ्स के अंदर करते हैं। अरे यस और नो यार, करते हो ना? बिल्कुल करते हो। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप मुझे ये बताओ कि भूतकाल में जो घटनाएं घट चुकी है, आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, 20 मिनट पहले, उन घटनाओं का अध्ययन हम किसके अंदर करेंगे? तो आप बोलोगे सर हम उनका अध्ययन ना हिस्ट्री के अंदर करेंगे। बिल्कुल सही, अगर ऐसा सोच रहे हो तो। अब मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे ये बताओ कि जीवित चीजों का अध्ययन हम किन में करेंगे, कि किन चीजों में जान होती है और किन में जान नहीं होती है, इसका अध्ययन हम किस में करेंगे? तो आप बोलोगे सर क्या बात करते हो सर, बायोलॉजी के अंदर करते हैं भैया। जिन चीजों में जान होती है, जिनमें जान नहीं होती है, उनका अध्ययन क्या करते हैं? बायोलॉजी में करते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? क्या आपके दिमाग की गीली लकड़ियों में आग लग रही है हल्की हल्की? इतना समझ में आ रहा है? इतना अच्छे से यूनिट 1 समझा दूंगा बीपीएस के स्टूडेंट जो आप लोग हो कि बिल्कुल कि यमराज भी आ जाएंगे ना तो शरीर के अंदर से एनाटॉमी फिजियोलॉजी निकलेगी नहीं, इतने अच्छे से रूम में उतार दूंगा पूरी। बस एकदम 100% कंसंट्रेशन के साथ में मेरे साथ इस पूरे वीडियो बने रहना। तो इतनी बात समझ में आ रहा है कि बायोलॉजी, हिस्ट्री, मैथ्स जो मैंने आपको हल्का हल्का एग्जांपल दिया, उसी तरीके से हमारा जो शरीर है, हमारा जो मानव शरीर है, उस मानव शरीर के ढांचे का अध्ययन करना है जी। किसका अध्ययन करना है? मानव शरीर के ढांचे का। अब आप बोलोगे सर
जरा यहां देखो, सबका ध्यान स्क्रीन पे मेरी तरफ। फिजिकल एजुकेशन आप लोग पढ़ रहे हो, यस और नो पढ़ रहे हो? फिजिकल एजुकेशन किस चीज की स्टडी है? तो आप बोलोगे सर हमारे शरीर और शरीर का डेवलपमेंट कैसे होगा, उस चीज की स्टडी क्या है? फिजिकल एजुकेशन है। नो डाउट, बिल्कुल 100% आप लोग सही हो। शरीर के डेवलपमेंट और हमारे शरीर की स्टडी क्या है? फिजिकल एजुकेशन। तो भैया शरीर को पढ़ने से पहले शरीर के ढांचे को पढ़ना पड़ेगा या नहीं पढ़ना पड़ेगा? आप मुझे इतना बताओ, यस और नो? सर बिल्कुल। थोड़ी देर के लिए एग्जांपल देखो यहां पे। अगर मैं आप लोगों से बोलूं भैया घर बनाना है, बढ़िया सा घर बनाना है, तो एक इंजीनियर क्या करता है? एक सिविल इंजीनियर क्या करता है? डायरेक्ट घर बनाना चालू कर देता है जी, वो ठेकेदार होता है, डायरेक्ट गड्ढा खोद के बनाना चालू करता है ना, वो ठेकेदार है। इंजीनियर क्या करता है? घर बनाने से पहले घर के डिजाइन को बनाता है। एक नंबर कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आपके घर के डिजाइन को बनाएगा, आपके घर के स्ट्रक्चर को बनाएगा, उसे बोलेंगे नक्शा। भैया मैप पास करता है ना, कि भैया बोलेगा कि ये आपका इतना बड़ा प्लॉट है। समझना क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी निकलेगी नहीं। तो आपका इस जगह पे पार्किंग एरिया आ जाएगा, यहाँ पे आपका पूरा हॉल आ जाएगा, यहाँ से हम सीढ़ी निकालेंगे, ये किचन एरिया आ जाएगा, ये वॉशरूम आ जाएगा, बीच में स्पेस आ जाएगा। तो ऐसे करके पूरी तरीके से एक इंजीनियर क्या करता है? पहले घर बनाने से पहले घर के डिजाइन को बनाता है। किसको बनाता है जी? घर के डिजाइन को बनाता है। अब इस डिजाइन के ढेर सारे पर्यायवाची हैं। कैसे? इस डिजाइन को आप ढांचा बोल दो, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी एकदम कंप्लीट दिमाग तक उतरेगा। आप इस डिजाइन को ढांचा बोल दो, और आसान भाषा में इस डिजाइन को आप शेप बोल दो, और आसान भाषा में आप डिजाइन को आकृति बोल दो। है ना, डेली बोलचाल की भाषा में हमारे इस्तेमाल करने वाले शब्द हैं, तो जल्दी समझ में आएगा इसे। भैया पहले इंजीनियर आकृति, ढांचा, शेप या डिजाइन बनाता है कि नहीं बनाता है घर बनाने से पहले? सर बिल्कुल बनाता है। अरे यस और नो, समझ में आ रहा है? तो अब यहां समझो, एक इंजीनियर को भी घर बनाने से पहले घर के शेप के बारे में पढ़ना पड़ा, वो नक्शा पास करके, है ना? उसी तरीके से इस संसार की कोई सी भी चीज आप उठा लो, बिना ढांचा बनाए, बिना ढांचे को स्टडी किए आप उस चीज को नहीं बना सकते हो, ना आप उस चीज का विकास कर सकते हो। समझ में आ रहा है? गाड़ी बनती है, गाड़ी बनने से पहले गाड़ी का ढांचा बनता है, फिर गाड़ी बनती है। ठीक है, उसी तरीके से रोटी बनाने से पहले आटे का इस तरीके से गोल गोल ढांचा बनाया जाता है, शेप बनाया जाता है, उसके बाद रोटी बनती है। यस और नो? अरे बताओ, है ना? तो इस संसार की कोई सी भी चीज डायरेक्ट नहीं बनती, सारी चीजों का पहले ढांचा बनाया, शेप बनाया, उसके बाद वो चीज बनाई। तो भैया फिजिकल एजुकेशन में इस मानव शरीर को देखो, ये देखो भैया मानव शरीर, ये मानव शरीर का अध्ययन कर रहे हो, इसके विकास का अध्ययन कर रहे हो, इसके डेवलपमेंट का अध्ययन कर रहे हो, तो क्या लगता है ये मानव शरीर के डिजाइन के बारे में बिना पढ़े आप अध्ययन कर लोगे जी मानव शरीर का? बताओ, नहीं कर पाओगे ना? तो अब आते हैं हम यहाँ पे मुद्दे पे। इतनी कहानी सुनाने का उद्देश्य केवल एक चीज समझानी थी कि एनाटॉमी का कंसेप्ट क्या है। अब जरा वापस आओ इधर। अब देखो भैया, तो एनाटॉमी क्या है जी? एनाटॉमी क्या है? हमारा जो मानव शरीर है, हमारा जो मानव शरीर है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, उस ह्यूमन बॉडी के, मानव शरीर के स्ट्रक्चर का अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना जी? मानव शरीर के स्ट्रक्चर या फिर ढांचे का अध्ययन करना क्या कहलाता है? एनाटॉमी कहलाता है। समझ में आ रहा है? बड़ी सिंपल सी, कोई याद करने वाली चीज है जी? बहुत टफ है? सिंपल बच्चों की चीज है ये। इसमें क्या समझना है कि एनाटॉमी किस चीज की स्टडी है? एनाटॉमी एक सब्जेक्ट है, जैसे मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, वैसे एनाटॉमी एक सब्जेक्ट है जो किस चीज के बारे में हमको बता रहा है? हमारे मानव शरीर के ढांचे, हमारे मानव शरीर के स्ट्रक्चर, हमारे मानव शरीर के शेप के बारे में बताने का काम किसका होता है? एनाटॉमी का होता है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को कि एनाटॉमी क्या होती?
यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? सर एनाटॉमी क्या होती है? नहीं है, वेरी गुड। कि इसका ये क्या है, एनाटॉमी, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? क्योंकि अच्छा सर, मानव शरीर के ढांचे को हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि फिजिकल एजुकेशन जो स्टडी है वो मानव शरीर के डेवलपमेंट और मानव शरीर के बारे में स्टडी है। हम मानव शरीर के विकास और मानव शरीर के बारे में फिजिकल एजुकेशन के अंदर पढ़ते हैं। तो भैया मानव शरीर के बारे में पढ़ने से पहले मानव शरीर के ढांचे के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो कहां पढ़ोगे? कहीं चौराहे वोराहे पे जाके थोड़ी लेके आओगे जी। कहां पढ़ोगे? एनाटॉमी नामक सब्जेक्ट के अंदर पढ़ोगे। इसीलिए बीपीएस फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर कौन सा सब्जेक्ट आपको देके रखा है? सबसे पहले एनाटॉमी। अगले सेमेस्टर में आएगा फिजियोलॉजी, वो भी बताऊंगा, तब की तब बात करेंगे। समझ में आ रहा है जी? यहां तक कोई दिक्कत? कि एनाटॉमी किस चीज की स्टडी है? तो मानव शरीर का जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, उस ढांचे का अध्ययन क्या है जी? एनाटॉमी। क्या है उसका अध्ययन? एनाटॉमी। कोई दिक्कत किसी को यहां तक कि एनाटॉमी क्या है? लिख दोगे जी? समझ में आ रहा है? अपने वर्ड्स में, अपनी भाषा में इसको लिख पाओगे? मेरा काम समझाना है, लिखना किसका काम है? वो आपका काम है, ठीक है? तो एनाटॉमी किस चीज की स्टडी है? मानव शरीर के ढांचे की, मानव शरीर के स्ट्रक्चर की स्टडी क्या है? एनाटॉमी। जैसे यहां देखो, आप जरा इधर आओ, एग्जांपल देता हूं। ये देखो, ये मानव शरीर दिख रहा है। अब एनाटॉमी के अंदर आप क्या पढ़ोगे? कि भैया जो आंख है ना, आंख, ये जो आईज है, ये जो आई है, ये आई आखिर दिखती कैसी है? ये आई का शेप कैसा है? ये आंखों के अंदर ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें देखने में मदद करती है? यहाँ पे जो हार्ट बना हुआ है जी, इधर ये देखो, इसके हार्ट होगा यहाँ पे। ये क्या होगा? ये दिल होगा। ये लो, तीर भी बना देता हूं, लो, ये दिल होगा। ये वही दिल है जो क्या है? बहुत ज्यादा पागल है। हाँ जी, यहाँ पे हार्ट होगा। अब दिल किस तरीके का दिखता है? हार्ट कैसा दिखता है? हार्ट के अंदर कितने चेंबर्स होते हैं? हार्ट में कौन कौन सी नसें जाती है? इन सब चीजों की स्टडी कहाँ करोगे? एनाटॉमी में करोगे। यहाँ पे आपका पेट है ना जी, ये इस जगह पे आपका पूरा की पूरा इस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम होगा ना जी, ये लार्ज इंटेस्टाइन इससे बनी होगी। तो इन सब तमाम चीजों का अध्ययन हम किसके अंदर करेंगे? एनाटॉमी के अंदर। अभी केवल शुरुआत है, नींव डाल रहा हूं सब्जेक्ट की, धीरे धीरे डीप में लेके जाऊंगा आगे की यूनिट्स के अंदर। तो हम इन चीजों का अध्ययन कहाँ करेंगे जी? एनाटॉमी के अंदर करेंगे। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहां तक किसी को? अब देखो जरा यहाँ पे, सर हमको एनाटॉमी तो समझ में आ गया सर, वेरी गुड। कि सर मानव शरीर के ढांचे का अध्ययन, मानव शरीर के स्ट्रक्चर का अध्ययन एनाटॉमी है। क्या है जी? एनाटॉमी है। अब एनाटॉमी कई टाइप्स की होती है। जैसे आप लोगों ने 11th-12th के अंदर अभी सब पास करके आ रहे हो, सबने ये देखा होगा कि मैथ्स जो होता है ना, एक बेसिक मैथ्स होता है, एक एडवांस होगा। दो टाइप के मैथ्स होते हैं। वैसे केमिस्ट्री को देखोगे, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है जी, दो टाइप होते हैं ना केमिस्ट्री के भी। उसी प्रकार से एनाटॉमी के भी कई सारे टाइप्स होते हैं, कई सारे प्रकार की एनाटॉमी होती है। एक एक करके यहाँ पे टाइप्स लिखता हूं, उनके बारे में आपको समझाता हूं। 7-8 टाइप है कुछ। यहां देखो, सबसे पहले एनाटॉमी आती है, एक होती है ग्रॉस एनाटॉमी। कौन सी एनाटॉमी जी? ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी में आप किस चीज का अध्ययन करते हो? देखो, एनाटॉमी के टाइप कितने भी हो, एनाटॉमी किस चीज की स्टडी है? मानव शरीर के ढांचे की स्टडी है। बस अलग अलग टाइप, अलग अलग चीजों के बारे में बताते हैं। अब बताता हूं कैसे। ग्रॉस एनाटॉमी जो है ना जी, ग्रॉस एनाटॉमी हम जो नंगी आंखों से, बिना माइक्रोस्कोप के मानव शरीर के जितने भी अंग देख पाते हैं, उन अंगों के ढांचों की स्टडी करना क्या कहलाती है? ग्रॉस एनाटॉमी। यानी ग्रॉस एनाटॉमी में आप किस अंगों की स्टडी कर रहे हो, कैसे ढांचे की स्टडी कर रहे हो, जो आपको नंगी आंखों से दिख रहा है, जो बिना किसी माइक्रोस्कोप वगैरह के इस्तेमाल के दिख रहा है, उसका अध्ययन हम किस में के अंदर करते हैं? ग्रॉस एनाटॉमी के अंदर करते हैं। समझ में आ रहा है जी? बहुत सिंपल सिंपल चीजें। तो ग्रॉस एनाटॉमी में किस चीज की स्टडी होगी? हमारे मानव शरीर के वो ढांचे की स्टडी जो हमें नंगी आंखों से दिख जाता है, उसकी स्टडी कहां पे करेंगे? ग्रॉस एनाटॉमी के अंदर करेंगे। एक आती है हमारी, वो आती है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। तो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी किस चीज की स्टडी करते हैं जी? जो
मानव शरीर के अंदर ऐसे अंग है जो हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ते हैं, वो हमें नंगी आंखों से साफ साफ डायरेक्ट दिख ही नहीं सकते। तो हम उन अंगों की जो स्टडी है ना, उन अंगों की स्टडी जो हमें माइक्रोस्कोप से देख के करना पड़ेगा, उन अंगों की स्टडी हम माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के अंदर करते हैं। समझ में आ रहा है जी किसी सबको? कोई डाउट है किसी को यहां तक कि माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी क्या होती है? ऐसे अंगों का अध्ययन करना जो हमें कहां से देखने पड़े? माइक्रोस्कोप से देखने पड़े। एक होती है हमारी रीजनल एनाटॉमी। अब आप बोलोगे सर ये रीजनल एनाटॉमी क्या होती है? रीजन का मतलब क्या होता है? जगह। रीजनल एनाटॉमी के अंदर हम शरीर के पर्टिकुलर किसी एक अंग के ढांचे की स्टडी करते हैं। जैसे मैं आप बोल दूं आंख जी, आंख, आइस। तो आइस क्या पूरा की पूरा शरीर है आपका? नहीं, हमारे शरीर का एक हिस्सा है। वैसे हार्ट पूरा शरीर है? नहीं, हमारे शरीर का एक हिस्सा है। दिमाग पूरा शरीर है? नहीं, हमारे शरीर का एक हिस्सा है। तो रीजनल एनाटॉमी के अंदर क्या होता है? हमारे शरीर के पर्टिकुलर किसी एक जगह की स्टडी करना, है ना, किसी एक जगह के ढांचे की स्टडी करना कहां पे आता है? रीजनल एनाटॉमी के अंदर आता है। जैसे आंख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, जुबान हो गई, दांत हो गए, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, लिवर हो गया, कुछ भी पर्टिकुलर एक जगह की स्टडी करना पूरे शरीर के बजाय, वो रीजनल एनाटॉमी के अंदर हम लोग करते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? स्मार्ट बच्चे जितने भी हैं। फिर एक आता है सिस्टमैटिक एनाटॉमी। सिस्टमैटिक एनाटॉमी, व्यवस्थित एनाटॉमी। सिस्टमैटिक एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक, अब आप बोलोगे सर ये सिस्टमैटिक क्या होता है? सिस्टमैटिक का मतलब ये होता है जब दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में एक साथ मिलकर काम करती हो, स्टेप बाय स्टेप, उसे हम कहते हैं सिस्टमैटिक। जैसे आप खाना बनाते हो, तो खाना बनाते टाइम पे खाना बनाने का एक तरीका होता है ना। क्या तरीका है? सबसे पहले भैया गैस चालू करना, कढ़ाई चढ़ाना, तेल गरम करना, है ना, मसाले डालना, ऐसा स्टेप है। डायरेक्ट मसाले थोड़ी डाल दोगे जी, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि खाना बनाने के पर्टिकुलर क्या है? स्टेप्स होते हैं। उसी तरीके से सिस्टमैटिक एनाटॉमी कैसी है? जो पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप हमारे शरीर के ढांचे के बारे में अध्ययन कराए, उसे हम क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक एनाटॉमी कहते हैं। जैसे सबसे पहले भैया उसने बोला कि एक काम करते ऊपर से शुरू करो, दिमाग, आंख, स्किन, ऐसे स्टेप बाय स्टेप हमारी बॉडी की स्टडी कराए, बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी कराए स्टेप बाय स्टेप, उसे हम बोलेंगे सिस्टमैटिक एनाटॉमी। क्या बोलेंगे उसे हम? सिस्टमैटिक एनाटॉमी। कोई दिक्कत कि सिस्टमैटिक एनाटॉमी क्या होती है? अगली आती है हमारी जी सरफेस एनाटॉमी। अब बोलोगे सर ये कौन सी एनाटॉमी होती है जी? हमारा शरीर है मानव शरीर, मानव शरीर की सरफेस, सरफेस का मतलब होता है ऊपरी ऊपरी सतह। पानी को देखा है? पानी को, पानी की ऊपरी ऊपरी सतह होती है, उसे क्या कहते हैं? सरफेस। जमीन की भी ऊपरी सतह है, तो उसे भी क्या बोलेंगे? सरफेस। तो उसी प्रकार से हमारे मानव शरीर की जो ऊपरी ऊपरी सतह है ना, इस ऊपरी ऊपरी सतह के जो ऑर्गन्स है, सतह के जो स्ट्रक्चर है, सतह की डिजाइन है, उसकी स्टडी कहां पे होगी? सरफेस एनाटॉमी के अंदर होगी। बहुत सिंपल चीजें हैं, नाम से ही स्पष्ट है कि कौन सी क्या करती है। एक होती है डेवलपमेंटल एनाटॉमी। एक होती है डेवलपमेंटल एनाटॉमी। बोलोगे सर डेवलपमेंटल एनाटॉमी क्या होती है? जो मानव शरीर के विकास का अध्ययन करा रही हो। जैसे जब एक बच्चा माता के गर्भ में होता है, तो गर्भ में आपने देखना उसके शरीर के ढांचे का अध्ययन करता है डॉक्टर, करता है ना जी, सोनोग्राफी वगैरह करता है ना जी, अरे यस सुनो यार, करता है ना। तो क्या कर रहा है वो सरफेस देख रहा है कि सिर कैसा है, पैर कैसा है, ऐसा तो नहीं अपंग पैदा हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, नहीं। तो उसके सरफेस का डेवलपमेंट का अध्ययन कर रहा है कि किस तरीके से शिशु का विकास गर्भ के अंदर हो रहा है। तो ये इसका स्ट्रक्चर कहां पे स्टडी करेंगे? तो ये डेवलपमेंटल एनाटॉमी के अंदर करेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अगला आता है रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी। रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी, आप बोलोगे सर ये क्या होती है? रेडियो तरंगों को शरीर के अंदर पहुंचाना और उन तरंगों की मदद से शरीर के ढांचे का अध्ययन करने का प्रयास करना, रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी के अंदर आता है। जैसे एक्सरे, जब डॉक्टर एक्सरे करवाता है आपका,
तो एक्सरे को क्या करता है, शरीर के अंदर भेजता है और देखता है कि भैया हड्डी वड्डी कहाँ से टूटी वूटी है, करता है ना। वैसे एमआरआई के अंदर भी यही होता है, सिटी स्कैन के अंदर भी यही होता है। तो तरंगों को पहुंचाया जाता है शरीर के अंदर, आखिर क्या हलचल हो रही है इसका अध्ययन करने का प्रयास करता है, शरीर के आंतरिक आकृतियों का अध्ययन करने का प्रयास करता है डॉक्टर रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी की वजह से। समझ में आ रहा है? अब चीजों को बराबर बराबर बांट पाओगे? बताओ जी, समझ में आ रहा है सबको? यस और नो? कि सर टाइप ऑफ एनाटॉमी में ग्रॉस एनाटॉमी क्या है, माइक्रोस्कोपिक क्या है, रीजनल क्या है, सिस्टमेटिक क्या है, सरफेस क्या है, डेवलपमेंटल क्या है और रेडियोलॉजिक एनाटॉमी क्या है। क्या ये चीज सबको समझ में आ रही है? मुझे बताओ, क्या आपको ये समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को यहां तक तो मुझे बता दो। मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप लोग बता सकते हो अगर दिक्कत है, बिल्कुल आप लोगों का मैसेज देख के मैं रिप्लाई करूंगा शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। समझ में आ रहा है आपको? तो अब मुझे बताओ यहां तक टाइप ऑफ एनाटॉमी में किसी को कोई समस्या कि सर एनाटॉमी के क्या टाइप होते हैं? कोई दिक्कत? बच्चों की चीजें, याद करने वाली चीजें ये सब। अब जरा यहां आओ, अब बात करता हूं मैं। एनाटॉमी सबको समझ में आई कि एनाटॉमी क्या होती है? मानव शरीर के ढांचे का अध्ययन, मानव शरीर के स्ट्रक्चर का, बनावट का अध्ययन एनाटॉमी कहलाती है। ठीक है जी। अब मानव शरीर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मानव शरीर है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हम चाहते हैं कि चीजों को बड़े अच्छे से समझ पाए तो हमको उसे बांटना पड़ेगा। जैसे कोई क्लास होती है, क्लास के अंदर कई सारे बच्चे होते हैं, 60 बच्चे होते हैं, 60 या 50 बच्चों के आसपास होते हैं, है ना, स्टूडेंट्स होते हैं। तो टीचर क्या करता है ना, क्लास के स्टूडेंट्स को समझने का प्रयास करता है। 50-60 को समझ पाना इकट्ठा मुश्किल होता है, तो टीचर क्या करता है ना, उनको बांट देता है। कैसे बांटेगा? एक बांटेगा भयानक बकलोल। कैसे बांटेगा? एक बकलोल स्टूडेंट्स होंगे, है ना, एक एवरेज स्टूडेंट होंगे, एक अच्छे गुड वाली कैटेगरी में आएंगे, एक एक्सीलेंट स्टूडेंट होंगे। ऐसे करके बांटेगा ना जी। टीचर ये काम करता है कि नहीं करता है? तो एक टीचर ने भी क्या किया, अलग 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 कैटेगरीज में, अलग अलग टाइप्स में स्टूडेंट को बांटा, समझने का प्रयास किया। वही काम यहां पे हुआ है। एनाटॉमी को अलग 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 हिस्सों में बांट दिया और इस बटे हुए हिस्सों से शरीर को बहुत गहराई पूर्ण समझने का प्रयास किया। जैसे ग्रॉस एनाटॉमी में उन अंगों को रखा जो हमें नग्न आंखों से दिख पा रहे, नंगी आंखों से दिख पा रहे। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में उन अंगों को रखा जो माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। रीजनल एनाटॉमी में शरीर के एक एक अंग को पकड़ लिया, कभी हाथ, उंगली, नाक, कान, मुंह। सिस्टमैटिक एनाटॉमी में स्टेप बाय स्टेप पूरा कंप्लीट नॉलेज देने का प्रयास किया गया। सरफेस एनाटॉमी में बॉडी के ऊपरी ऊपरी सतह का अध्ययन कर लिया। डेवलपमेंटल एनाटॉमी में मानव शरीर के विकास का अध्ययन कर लिया। और रेडियोलॉजिक के अंदर रेडियो तरंगों से जो अध्ययन हो रहा है उसको कर लिया। तो यहां तक की कहानी सबको समझ में आ रही है? क्या यहां तक आपके दिमाग के अंदर बात मेरी पहुंच रही है? बताओ जी, पहुंच रही है? आगे बढ़ूं यहां से? चलो जी, अब यहां से आगे चलता हूं। अब यहां से आगे चलता हूं। अब बात करता हूं कि भैया नीड एंड इंपॉर्टेंस एक ही बात है, दोनों अलग अलग मत समझ लेना। स्पेलिंग ही गलत लिख दीजिए इंपॉर्टेंस। सर नीड एंड इंपॉर्टेंस, महत्व और जरूरतें एनाटॉमी की क्या है फिजिकल एजुकेशन में? सर हमको क्यों पढ़ाया जा रहा है फिजिकल एजुकेशन के अंदर एनाटॉमी? ठीक है, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी इन फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। समझना, यहाँ पे ज्यादा खींचूंगा नहीं इस टॉपिक को, है ना, इजी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करूंगा कि एनाटॉमी जो है, एनाटॉमी की क्या नीड और इंपॉर्टेंस है फिजिकल एजुकेशन के अंदर, कि हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, इसे पढ़ के क्या होगा। हमने सर एनाटॉमी को समझ लिया, हमने एनाटॉमी की डेफिनेशन, हमने थोड़ा उसके कंसेप्ट को समझा कि क्या होती है एनाटॉमी, हमने उसके टाइप को भी समझ लिया। पर अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा सर कि फिजिकल एजुकेशन में एनाटॉमी को क्यों समझा रहे। एमबीबीएस डॉक्टर समझता है ना ये, तो हम क्यों समझ रहे हैं? सबसे पहला सवाल ये आएगा, सबसे पहला सवाल ये आएगा कि नहीं आएगा?
कि सर फिजिकल एजुकेशन में क्यों समझ रहे हैं, आओ बता। एक एक डाउट का पोस्टमार्टम करेंगे इस लेक्चर में। अब जरा यहां ध्यान दो, सबका ध्यान यहां पे। सबसे पहला फिजिकल एजुकेशन में क्या नीड और इंपॉर्टेंस है एनाटॉमी के और क्यों हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहला बॉडी के स्ट्रक्चर को जानने के लिए पढ़ रहे हैं सर। बॉडी स्ट्रक्चर को जानना है हमें। क्यों जानना है? क्योंकि फिजिकल एजुकेशन जो है वो हमारे शरीर की स्टडी है और हमारा शरीर कैसे डेवलप करता है, हमारे शरीर के बारे में, इन दो चीजों की स्टडी फिजिकल एजुकेशन है। हमारे शरीर के बारे में और हमारा शरीर आखिर किस तरीके से विकसित होता है उस बारे में पढ़ना है हमको। तो वो हम कहाँ पढ़ते हैं? एनाटॉमी के अंदर। तो इस सबसे पहला क्या आएगा? बॉडी स्ट्रक्चर को जानना है। तो पढ़ूंगा मैं, किसको पढ़ूंगा जी? एनाटॉमी को पढ़ूंगा। पहला पॉइंट आ गया। दूसरा, करेक्ट एक्सरसाइज। अब सर ये क्या बात है? देखो, अगर मुझे मेरे शरीर को ठीक करना है, मुझे मेरे शरीर को, मैं चाहता हूं कि मेरा शरीर बेहतर बने, मेरे शरीर में ताकत आए, मेरा शरीर बीमारियों से दूर रहे, तो क्या करूंगा? सिंपल सी बात है सर, मैं एक्सरसाइज करूंगा। एक्सरसाइज से मेरी बॉडी के अंदर कई सारे पॉजिटिव चेंज होंगे जो हम फिजियोलॉजी में देखेंगे। यहाँ अगर वो कंसेप्ट घुसाया तो एनाटॉमी जाएगा। ये मेरे से लिखवा के रखना, समझ में नहीं आने वाला। जितना समझा रहा हूं उस पर ध्यान देना। अगर मुझे एक्सरसाइज करनी है तो मुझे सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि मैं जिस एक्सरसाइज को कर रहा हूं वो एक्सरसाइज मेरे शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करेगी। अगर मैं दौड़ रहा हूं तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे पैरों की आखिर कौन से ऐसे अंग है जो मेरे पैरों के दौड़ने से प्रभावित होंगे, कहां पे चोट लग सकती है, कहां पे सुधार हो सकता है, इसके बारे में पता होना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? अरे यस और नो यार, बिल्कुल जरूरी है। इसके बिना क्या होगा? अगर मुझे यही पता नहीं होगा कि मैं जो एक्सरसाइज कर रहा हूं मेरी बॉडी के कौन से अंग में वो प्रभावित कर रहा है, तो मेरे एक्सरसाइज को करने का कोई मतलब ही नहीं है। समझ में आ रहा है जी? तो इसीलिए करेक्ट एक्सरसाइज को करने के लिए आपको अपने शरीर के अंगों के बारे में पता होना जरूरी है। इसीलिए हम क्या पढ़ रहे हैं जी? एनाटॉमी। कि आपको एक बार शरीर के अंगों के बारे में जब पता चल जाएगा तो आप इजीली जब एक्सरसाइज होगी तो आप ये पता लगा पाओगे कि कौन सी एक्सरसाइज किस अंग को प्रभावित कर रही है। समझ में आ रहा है? जैसे अगर मान लो मैं आपको ये हाथ के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा दूं, जो आगे आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि हाथ के अंदर क्या क्या है जी, तो अब बताओ कि हाथ की कोई सी भी एक्सरसाइज होगी तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये कौन से अंग को प्रभावित करेगी। अरे यस और नो यार? और अगर उसके बावजूद भी समझ में नहीं आ रहा होगा इतना पढ़ने के बाद, तो इसका मतलब दिमाग जो है वो व्यवस्थित स्थिति में नहीं है। इलाज कराने की जरूरत है फिर। समझ में आ रहा है जी? अगला आता है रिहैबिलिटेशन। अब बोलोगे सर ये कैसा भारी वर्ड है रिहैबिलिटेशन? रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है वापस पहले जैसी स्थिति में लेके आ जाना किसी चीज को। मतलब जब आपको चोट लगती है तो आपके शरीर की स्थिति बिगड़ जाती है ना। पहले आपका शरीर 100% फिट था, चोट लगी 70% रह गया, 30% डैमेज हो गया। तो रिहैबिलिटेशन में क्या करोगे? वापस से शरीर को पहले जैसी स्थिति में लेके आते हो, 100% फिट करना है, उसे कहते हैं रिहैबिलिटेशन। तो भैया किसी भी चीज को ठीक कब कर पाओगे? जब आपको शरीर के ढांचे के बारे में पता हो। बिना शरीर के बारे में जाने किसी भी शरीर को ठीक कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना, एक इंजीनियर बिना घर का ढांचा बनाए घर बना सकता है? नहीं बना पाएगा। उसी प्रकार से एक फिजिकल एजुकेशन का जो टीचर है वो भी, फिजिकल एजुकेशनिस्ट जो है वो भी बिना शरीर के बारे में जाने शरीर की चोट को ठीक नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है जी? अगर मान लो आपको थोड़ी देर के लिए, मान लो कि आपको यहाँ पे बैक कमर में कोई दिक्कत है आपको, तो कमर के बारे में, अगर कमर की हड्डियों के बारे में आपको पता ही नहीं है तो आप कहाँ से ठीक कर लोगे कमर को? समझ में आ रहा है? और बिगाड़ दोगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला आता है इंजुरी। इंजरीज को प्रिवेंट करना। प्रिवेंट माने ठीक करना, यानी उसको बचाना। आपको इंजरीज को प्रिवेंट भी करना है, आपको इंजरीज से बचाना भी है।
तो आप कैसे किसी बच्चे को इंजरी से बचाओगे? क्या आपको क्या आप कैसे किसी बच्चे को चोट से बचाओगे? बताओ। सर आपको अगर ये पता होगा कि कोई सा भी बच्चा कोई मूवमेंट कर रहा है, जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए कि अगर मैंने किसी बच्चे को बोला कि एक काम कर, तू जा और ट्रैक के ऊपर जाके 20 राउंड लगा के आ, तो मैंने क्या बोला? उसको 20 राउंड लगाने का बोला ट्रैक पे। अब भैया अगर मुझे शरीर के बारे में पता होगा तो मैं उसको ये बोलूंगा कि 20 राउंड एकदम से तेज रफ्तार में मत लगा लेना, धीरे धीरे करके लगाना। क्यों? क्योंकि मुझे शरीर के ढांचे के बारे में पता है, इसीलिए तो मैं उसको चोट लगने से पहले ही उसको प्रिवेंट कर रहा हूं। अरे जी कैसे करूं? क्योंकि मुझे एनाटॉमी के बारे में पता है कि अगर वो डायरेक्ट बकलोल जाके 20 राउंड दौड़ गया तो उसका क्या होगा, ये पता है कि नहीं पता है जी? अरे यस और तो मैं इंजरीज से इंसान को बचा पाऊंगा कि नहीं बचा पाऊंगा? कब बचा पाऊंगा? जब शरीर के बारे में मुझे पता होगा। तो इंजरीज से क्या कर लूंगा? बचा लूंगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अगला हो सकता होगा परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है। अगर मुझे किसी के परफॉर्मेंस को क्या करना है? इंप्रूव करना है, बढ़ाना है, तो भी मुझे उसके शरीर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर मान लो मुझे बैडमिंटन का स्मैश ठीक करना है, तो मुझे जब तक उसके शरीर के बनावट के बारे में पता ही नहीं है, जब तक मैं कैसे उसके बैडमिंटन का स्मैश ठीक करूंगा? तो अगर मैं ये चाहता हूं कि किसी का स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए, उसका स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बढ़ जाए, तो उससे पहले मुझे उस व्यक्ति के शरीर के बारे में जानना भी जरूरी है, ताकि मैं अलग अलग अगर किसी व्यक्ति को स्किल सिखाऊंगा तो स्किल कितना उसके लिए सूटेबल होगी, कितना उसके लिए सूटेबल नहीं होगी, उसके शरीर का क्या शेप है, किस शेप में वो ये स्किल कर पाएगा, मुझे हर एक चीज का प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा। जिसकी शुरुआत कहां से होगी? जिसकी शुरुआत एनाटॉमी को समझने से ही होगी। बहुत फर्स्ट स्टेप है फिजिकल एजुकेशन का एनाटॉमी। एक बार एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई तो फिर आप लोगों का 20 से 30% फिजिकल एजुकेशन बहुत आसानी के साथ में आपको पूरा समझ में आएगा। हर एक चीज आपको समझ में आएगी कि ये इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे क्या कारण है। समझ में आ रहा है जी? तो ये आपको समझ में आ रहा है कि फिजिकल एनाटॉमी का नीड और इंपॉर्टेंस क्या है फिजिकल एजुकेशन के अंदर। ये 5 पॉइंट आप लिख दोगे बड़ी आसानी से और इसको एक्सप्लेन कर दोगे 4 4 5 5 लाइन में। आगे चलूं? यहां से आगे चलूं? आगे क्या सिलेबस है? तो देखो हमने यहाँ पे किन चीजों को डिस्कस किया? हमने यहां से जो एनाटॉमी थी, यूनिट 1 की बात कर रहा हूं, यूनिट 1 में एनाटॉमी के मीनिंग को डिस्कस किया कि भैया मीनिंग क्या है, मतलब क्या है एनाटॉमी का। हमने उसके टाइप्स को स्टडी किया, हमने एनाटॉमी के नीड एंड इंपॉर्टेंस को भी क्या कर लिया? स्टडी कर लिया। ठीक है जी, आगे चलो यहां से। चलो भैया, एनाटॉमी किस चीज की स्टडी है? मानव शरीर के ढांचे की स्टडी। तो आए मानव शरीर के ऊपर आए, अब धीरे धीरे एक एक करके डिटेल में स्टार्ट करते हैं मानव शरीर के बारे में भी। तो यहां देखो भैया, ये मानव शरीर दिख रहा है आपको? ये देखो, ये पूरा की पूरा मानव शरीर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। ये देखो, ये दिख रहा है मानव शरीर। अब हमें मानव शरीर के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बाकी बहुत छोटी छोटी बेसिक बेसिक चीजें तो मैंने आपको समझा दिया, थोड़ा सा डीप में लेके चलता हूं। मानव शरीर के बारे में क्या करा रहा हूं बाबू? पढ़ा रहा हूं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि सर ये जो घर है ना, घर, ये घर है सर, ये घर को मैं आपको बोलूं कि बाबू मुझे ये बताओ कि घर कैसे बना। अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपको बोलूं कि एक चीज का स्टडी करके बताओ कि घर बना कैसे, तो आप सबसे पहला पॉइंट क्या उठाओगे? दिमाग लगाओ, खुद से सोचो एक बार, खुद से सोचो कि पहली चीज क्या उठाओगे घर को समझने से पहले। एक एक दीवार दीवार, उसके एक एक चीजों को समझने से पहले क्या समझो? ये समझना पड़ेगा कि घर को बनाने वाली सबसे ज्यादा छोटी चीज क्या है, क्योंकि उसी सबसे ज्यादा छोटी चीज ने बड़ा बन के उस पूरे के पूरे घर का निर्माण किया है। तो बोले सर ईंट, यही थी सबसे छोटी? इससे छोटा कुछ था? नहीं, ईंट। अगर इसी को कमजोर कर दो, पूरा घर ऑटोमेटिक कमजोर हो जाएगा। अरे यस और नो यार, हो जाएगा?
समझ में आ रहा है कि घर को बनाने वाली सबसे छोटी चीज क्या थी? ईंट थी। तो सर हम शरीर को पढ़ रहे हैं, तो शरीर को बनाने वाली सबसे ज्यादा छोटी चीज भी कोई ना कोई होगी। आपने इसीलिए ये वाली बात यहां पे उठाई। शरीर को बनाने वाली भी सबसे छोटी चीज कोई ना कोई तो होगी। बिल्कुल है। देखो, इस संसार में कोई सी भी चीज डायरेक्ट बनी ही नहीं है। ए टू जेड अपने आसपास, जिस कमरे में बैठ के इस वीडियो को देख रहे हो, अपने आसपास जरा नजर घुमाओ, जितनी चीजें आपको दिखेगी, चाहे वो फैन ले लो, चाहे वो टीवी ले लो, चाहे वो सोफा ले लो, चाहे वो टाइल्स ले लो, कुछ भी ले लो, डायरेक्ट कुछ भी नहीं बना। हर चीज को बनाने के पीछे छोटे 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 कण होते हैं। उन्हें केमिस्ट्री की भाषा में पार्टिकल बोलते हैं और हिंदी भाषा में उसे कण बोलते हैं। ये थोड़ी देर के लिए आप लोग भैया फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, अभी सबके बहुत सारे दोस्तों के ग्रुप बनेंगे, 10 लोगों का ग्रुप, 20 लोगों का ग्रुप, धीरे धीरे टूटते टूटते आखिरी में 2 लोग बचेंगे। वो ग्रुप लाइफ टाइम चलेगा। तो आप ग्रुप में जाके कैफे में जाके भैया चाय वाय पीते हो जी? कैफे में जाते हो ग्रुप बना के चाय पीने, तो वो कुल्हड़ देता है, कुल्हड़, मिट्टी का कुल्हड़। मिट्टी का जो कुल्हड़ है जिसमें आप कैफे में चाय पी रहे हो, मिट्टी का वो कुल्हड़ डायरेक्ट बन गया? नहीं, मिट्टी ली, गीली गीली मिट्टी, और गीली मिट्टी को क्या किया, गीली मिट्टी के बहुत छोटे 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 बारीक बारीक कणों को पानी में फेंट फेंट के एक बना दिया। और मिट्टी के कणों को जब आपस में इकट्ठा ला के, सिस्टमेटिक रूप से इकट्ठा ला के इसे रख दिया, तो क्या बन गया जी? मिट्टी का पूरा की पूरा ये कुल्हड़ बन गया। क्या बन गया? मिट्टी का कुल्हड़। तो मिट्टी का कुल्हड़ डायरेक्ट बना है क्या? क्या मिट्टी का कुल्हड़ डायरेक्ट बना है? नहीं सर, डायरेक्ट तो नहीं बना। कैसे बना? मिट्टी के छोटे छोटे कणों को आपस में इकट्ठा कर दिया, तो क्या बन गया? मिट्टी का कुल्हड़ बन गया। वैसे आपके घरों के अंदर देखा होगा, रोटियां बनती, रोटियां, तो आटा होता है, आटा, आटा जो होता है वो डायरेक्ट बनता है क्या? नहीं, आटे के बहुत ज्यादा छोटे 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 बारीक 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 कण होते हैं ना, ऐसे, उनको पानी डाल के इकट्ठा करके फिर ऐसे सिस्टमेटिक रोटी बनाते हो। तो आटे की रोटी भी आटे के छोटे 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 कणों को इकट्ठा करके बनी है। बनी है जी, यस और नो यार? बना है। और इस संसार की हर चीज ऐसे बनी है। अगर आप लोहे की अलमीरा देखोगे, तो लोहा होता है ना, आयरन, लोहे के छोटे 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 कणों को आपस में इकट्ठा करने से वो पूरी की पूरी लोहे की अलमारी बन गई। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत यहां तक किसी को? यहां तक में किसी को दिक्कत है कुछ? नहीं, आगे चलूं? अब देखो, जैसे आटे के छोटे 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 कणों ने इकट्ठा होके आटे को बना दिया, लोहे के छोटे छोटे कणों ने इकट्ठा होके लोहे की अलमारी, लोहे का सरिया, पंखा, एटसेट्रा एटसेट्रा टाइप चीजें बना दी। उसी तरीके से मानव शरीर को बनाने वाला सबसे ज्यादा छोटा कण, मानव शरीर को भी सबसे ज्यादा छोटे 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 कणों ने बनाया है। छोटे 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 कणों को जब लाखों करोड़ों कणों को एक साथ लाके रख दिया, तो यह मानव शरीर का निर्माण हुआ। और उन कणों को हम कहते हैं सेल, जिसे हिंदी में कहा जाता है कोशिका। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को यहां तक कि कोशिका क्या होती है? कोशिका क्या है? मानव शरीर को बनाने वाला। कोशिका क्या है जी? रुक जाओ साहब, 1 मिनट, सिस्टमेटिक लिख देता हूं थोड़ा सा, बस समझ में आए ताकि नोट्स बना पाऊं। कोशिका क्या है? सेल क्या है हिंदी में? कोशिका। कोशिका क्या है? मानव शरीर को बनाने वाला सबसे ज्यादा छोटा कण। क्यों? क्योंकि भैया प्रकृति का नियम है, संसार में कोई सी भी चीज डायरेक्ट बनती नहीं है। सबको बनाने के लिए छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी छोटे छोटे कण यूज होते हैं, है ना? अरे यस और नो यार, होते हैं ना जी? हाँ, तो हर चीज कणों को, ढेर सारे कणों को इकट्ठा करके बनती है। तो मानव शरीर का यूनिवर्स से बाहर है, प्रकृति से बाहर थोड़ी है जी।
प्रकृति के अंदर ही। तो मानव शरीर को बनाने वाला सबसे ज्यादा छोटा कण क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल यानी कोशिका कहलाता है। तो कोशिका क्या है जी? हमारे मानव शरीर को बनाने वाला सबसे ज्यादा छोटा कण, जिसने किसको बनाया? मानव शरीर को बनाया। कोई दिक्कत किसी को प्यारे बच्चों? यहां तक बताओ, क्या यहां तक में कोई समस्या है? बताओ जी, क्या यहां तक में किसी को कोई समस्या है कि सेल क्या है, कोशिका क्या है? कोई दिक्कत किसी को? मानव शरीर को बनाने वाला सबसे ज्यादा छोटा कण वो क्या है? सेल है। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको, ये तो समझदार बच्चे हो गए, समझ में आ गया सबको कि सेल क्या है, कोशिका क्या है, 10th में पढ़ा होगा सबने। पर मेरा एज ए टीचर मेरा काम है कि आपको हर टॉपिक को डिटेल में समझा दूं। आपसे पूछो कि सेल क्या है, तो आप बोलोगे सर सबसे छोटा कण। अरे वो तो है, पर उसके अंदर क्या? बस फिर ऐसे करके सर खुजाओगे, बोलोगे सर नहीं मालूम। आगे सुनो, इसीलिए आगे सुनो। जितने काम मैं कर पा रहा हूं, क्या उतने काम मेरा सेल नहीं कर पाएगा? अरे सर कैसी बात कर रहे हो? हमारा मानव शरीर जो है वो छोटे छोटे सेल से मिलकर इकट्ठा करके बना है। तो जो काम मेरा सेल करता होगा वही काम मैं भी तो करता हूं ना। अरे यस और नो यार? मैं जिससे बना हूं क्या उसकी तरह काम नहीं करूंगा? करूंगा ना। यस और नो यार? सिंपल सी बात है। तो जितने काम मैं कर सकता हूं उतने ही काम मेरा सेल भी करता है। ठीक है भैया, मेरा जो सेल है वो रेस्पिरेशन भी कर सकता है, यानी सांस भी ले सकता है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है सांस लेना। हो, सांस लेना, उसे रेस्पिरेशन कहते हैं। डाइजेशन यानी खाने को पचाना, है ना? मेरा सेल रेस्पिरेशन भी कर सकता है, डाइजेशन भी कर सकता है और रिप्रोडक्शन भी कर सकता है। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है जी? अपने जैसे कई सारे और जीवों को बनाना रिप्रोडक्शन कहलाता है ना? उसे क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। हिंदी में कहते हैं प्रजनन। कोई दिक्कत? तो भैया ये सब हम इंसान भी तो कर पाते हैं ना। हम डाइजेशन भी करते हैं, खाना भी पचा लेते हैं, हम रिप्रोडक्शन भी कर पाते हैं, हम रेस्पिरेशन भी कर पाते हैं। तो ये तीनों काम मेरा सेल भी कर पाता है। तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि भैया मुझे बताओ कि सेल क्या होता है, तो सिंपल सी भाषा कि सेल मेरे शरीर का सबसे छोटा अंग है, कण है, जिसने मेरे शरीर को बनाया है। और वो ऐसा कण है जो अपने आप के लिए सारे काम कर सकता है। अरे भैया ये सारे काम आप अपने लिए करते हो ना कि पड़ोसी के लिए करते हो? पड़ोसी के लिए सांस लेते हो जी, सांस ले लूं जरा मेरा पड़ोसी गुस्सा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं करते हो ना? क्लास में बैठे बैठे अपनी बाजू वाली के लिए तो आप सांस नहीं लेते हो ना कि सांस में लूंगा पर जीवन उसको दूंगा। हाँ बहुत प्रेम है ना, ऐसा तो नहीं करते हो ना जी? ऐसा अगर ऐसा होता होता तो लड़के वो भी कर देते। हाँ जी कर देते, कर देते। हाँ बिल्कुल कर देते, गारंटेड कॉन्फिडेंस में। अगर आप किसी और के लिए सांस ले सकते हो बॉयज वो भी कर देते। इतना बहुत दिल बहुत बड़ा होता है लड़कों का। तो जरा यहाँ ध्यान दो। तो सेल जो है वो कैसा कण है जो अपने आप के लिए सारे काम कर सकता है। वो अपने आप के लिए डाइजेशन भी कर सकता है, वो रेस्पिरेशन भी कर सकता है और वो रिप्रोडक्शन भी कर सकता है। एक ऐसा अंग मेरे शरीर का सेल है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को? यहां तक वापस बोल रहा हूं, समझना। मेरे शरीर का सबसे छोटा कण जिसने मेरे पूरे शरीर को बनाया, वो कण क्या है? वो कण सेल है। और कैसा कण है, क्या प्रॉपर्टीज है मेरे सेल की, है ना, क्या खूबियां हैं? तो वो अपने आप के लिए रेस्पिरेशन कर सकता है, वो डाइजेशन कर सकता है, वो रिप्रोडक्शन कर सकता है। समझ में आया? ये प्रकार की क्वालिटीज मेरे सेल के अंदर पाई जाती है। ऐसा कण है वो क्या है? वो सेल है। समझ में आ रहा है? सेल की डेफिनेशन वगैरह क्लियर हो रही है कि सेल क्या होता है जी? बताओ, कोई दिक्कत किसी को यहां तक कि सेल क्या है? कैसा कण है मेरे शरीर का जो अपने आप के लिए सारे काम कर सकता है? डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन। एक ऐसा अंग क्या है? सेल है। एक ऐसा अंग क्या है? कोशिका है।
कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक कि कोशिका क्या होती है? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को कि कोशिका होती क्या है? ठीक है जी, आगे चलूं? लिख दोगे प्रॉपर्टीज ऑफ सेल? रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ये 3 चीज याद करना कॉमन बेसिक में, आगे और होती है पर इससे ज्यादा भी समझने के हिसाब से इतना बहुत है। आगे देखो जी, आगे चलता हूं यहां से। अगला पॉइंट है हमारा कि जो सेल है, सेल एक वैज्ञानिक था, उसका नाम था एंटोनी वेन लेवेनहुक। इसने क्या किया, सबसे पहले सेल को खोजा। एक और व्यक्ति था रॉबर्ट हुक, इसने भी सबसे पहले सेल को खोजा। मतलब सर एक वैज्ञानिक था रॉबर्ट हुक, इसने सबसे पहले सेल की खोज करी, पर दिक्कत यह हुई मरा हुआ सेल खोज दिया जी। जब ऐसे देखा वैज्ञानिकों ने बोला अरे जी ये तो मरा हुआ सेल लिया है जी रॉबर्ट साहब, मरा हुआ सेल है। तो मरे हुए सेल की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक। पर एक वैज्ञानिक और आया एंटोनी वेन लेवेनहुक, इसने जिंदा सेल की खोज कर दी। कैसे सेल की खोज कर दी जी? जिंदा सेल की खोज कर दी। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को यहां तक? अब दोनों सेल को खोज खोज के चले गए, दुनिया भर के वैज्ञानिक परेशान हो गए जी, बोले क्या बवाल करके चले गए। अच्छा खासा हम मानते थे कि ह्यूमन बॉडी को बनाने वाला कोई ऊपर वाली बड़ी शक्ति है, ये छोटे छोटे कण सेल ने बनाया। कैसे बनाया, क्या हुआ? तो फिर दो वैज्ञानिक फिर से आए, उनका नाम था स्लाइडन और स्वार्म। ये फैक्ट याद रखना जी, स्लाइडन एंड स्वार्म। स्लाइडन और स्वार्म ने सेल थ्योरी दी। क्या दी जी? सेल थ्योरी। और इस सेल थ्योरी में उन्होंने बताया कि हमारा जो शरीर है ना, करोड़ों अरबों कोशिकाओं को इकट्ठा करके हमारा मानव शरीर बना है। इसे सेल थ्योरी कहते हैं। जैसे ये देखो, इधर देखो, ये मानव शरीर है ना जी, करोड़ों अरबों छोटी 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 कोशिकाएं हैं, करोड़ों अरबों हमारे शरीर के अंदर। इन सारी कोशिकाओं को आपस में इकट्ठा करके हमारे मानव शरीर का निर्माण हुआ है। इस थ्योरी को देने वाले दो व्यक्ति कौन? स्लाइडन और स्वार्म। कौन भैया? स्लाइडन और स्वार्म। कोई दिक्कत किसी को? किसी को दिक्कत कि स्लाइडन और स्वार्म कौन है? आगे चलता हूं। स्लाइडन और स्वार्म ने क्या दी जी? सेल थ्योरी दी। ठीक है, आगे चलूं। दुनिया में सबसे बड़ा सेल कौन सा है? तो वो है ऑस्ट्रिच का अंडा। ऑस्ट्रिच देखा जी, शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच का एग, वो जो अंडा देखते हो ना, ऑस्ट्रिच का अंडा इतना बड़ा होता है, वो क्या है? सेल से बना है। अरे भैया देखो, सिंपल सी बात, हम भी क्या है? जानवर। और बाहर जो घूमते हैं वो भी क्या है? जानवर। हम में दिमाग ज्यादा है, हम थोड़े दिमाग वाले जानवर है, इसलिए हमने अपने आप को इंसान बोलते हैं। समझ में आ रहा है जी? बेसिकली हम भी कौन है? बेसिकली हम भी कौन है जी? जानवर। तो ऑस्ट्रिच जो है, अब जानवरों के अंदर हर चीज, छोटी छोटी चीज को बनाने वाली चीज क्या है? सेल। क्या है जी? सेल है। तो ऑस्ट्रिच का जो अंडा है उसको भी किसने बनाया? सेल ने। तो दुनिया में सबसे बड़ा सेल कौन सा? ऑस्ट्रिच का अंडा। सबसे छोटा एक सेल है माइकोप्लाज्मा। एक प्रकार का छोटा सा कीटाणु है जो आपके शरीर को बीमार करता है, उसका नाम माइकोप्लाज्मा। दुनिया का सबसे छोटा सेल है, क्या नाम है? माइकोप्लाज्मा। क्या नाम है उसका? माइकोप्लाज्मा। अगला देखो जी, हमारे मानव शरीर के अंदर देखो, ह्यूमन बॉडी के अंदर देखो, मानव शरीर में देखो, ह्यूमन बॉडी में देखो, ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ा सेल है ओवम, जो केवल किसके अंदर पाया जाता है? फीमेल के अंदर पाया जाता है। और सबसे छोटा है स्पर्म, जो केवल किसके अंदर पाया जाता है? मेल्स के अंदर पाया जाता है। देखो, इनको समझाने अभी नहीं बैठूंगा आप लोगों को, क्योंकि अगर इन सब चीजों को डीप में समझाने बैठ गया तो मेन फोकस सेल को समझाना है, सेल समझ में नहीं आएगा। तो सेल के लिए जितनी चीजें जरूरी है उतनी बता रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं बताऊंगा, एक्स्ट्रा बर्डन कुछ भी नहीं बताऊंगा। तो कौन सा है जी? स्पर्म। सबसे छोटा। सबसे लंबा, एक हो गया सबसे बड़ा, एक हो गया सबसे छोटा, एक हो गया सबसे लंबा, वो है हमारा न्यूरॉन।
वो क्या है हमारा? न्यूरॉन, जिससे हमारा दिमाग बना हुआ। सबसे लंबी कोशिका है हमारे दिमाग की। समझ में आया? कोई दिक्कत? सेल के बारे में इतनी चीजें समझ में आ रही है आपको? बताओ, क्या इतनी चीजें समझ में आ रही है सेल के बारे में? तो आज की क्लास में आप लोगों को चीजें समझ में आई प्रॉपर तरीके से कि एनाटॉमी क्या होती है ना जी? एनाटॉमी के टाइप्स कितने होते हैं, फिजिकल एजुकेशन में क्या रोल है। सबसे पहला टॉपिक सेल है, सेल क्या होता है ना? सेल के थोड़े बहुत फैक्ट्स के बारे में बात की। अब मैं कल से आप लोगों को सेल को, अगली जो क्लास होगी उसमें बहुत ज्यादा डीप लेवल के ऊपर सेल के स्ट्रक्चर के बारे में और किस तरीके से आखिर वो काम करता है उसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। तो अभी इस क्लास को मैं यहीं पे खत्म करूंगा, तो लेता हूं आपसे विदा। आशा करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ताकि इस बीपीएस के जितने भी वीडियोस हैं आपको बीपीएस सीरीज के आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। तो आज मैं लेता हूँ आपसे विदा। जब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। टेक केयर। गुड बाय।